Welcome to Study Light, making your study lighter and easier. Today we are going to start class 6th geography lesson number 1, the earth in the solar system. So our lesson start with this small picture of our solar system. How wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They are appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as a moon shines. तो जब आप कभी देखते हैं कि शाम को जैसे ही रोशनी ख़त्म होती है, सनलाइट ख़त्म हो जाती है और सनसेट होता है और रात शुरू होती है, तो छोटे छोटे हमें आसमान में डॉट्स नज़र आने लगते हैं और धीरे धीरे उन डॉट्स की जो संख्या है वो अपने आप इंक्रीज़ होने लगती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, तो जब आप ध्यान से देखते हैं उनमें से कुछ डॉट्स बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं और ट्विंकल करते हैं, कुछ थोड़े से डिम होते हैं, ठीक है ना। लेकिन पूरा आसमान धीरे धीरे उन सभी ऑब्जेक्ट से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा आकाश डायमंड से भर गया है। और जब ये ऑब्जेक्ट्स शाइन करते हैं तो इनमें से कुछ शाइन नहीं करते, वो सिर्फ ग्लो करते हैं, जैसे कि मून ग्लो करता है। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times in different shapes and at different positions. You can see the full moon only once in about a month's time. It is full moon night or Purnima. A fortnight later, you cannot see it at all. It is a new moon night or Amavasya. On this day, you can watch the night sky best, provided it is a clear night. तो जब आप आसमान में तारे देखते हैं तो आपको कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप ज़्यादातर वहाँ पर एक मून भी देखते हैं। तो जो मून होता है, आप जब उसे देखते हैं तो डेली वो आपको एक अलग शेप में, एक अलग पोजीशन में और एक अलग ही टाइम पर नज़र आता है। तो जिस दिन हम उस मून को कंप्लीट देखते हैं, फुल मून देखते हैं, तो उसे हम कहते हैं फुल मून नाइट या फिर पूर्णिमा। और उसके कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि आपको मून नज़र ही नहीं आ रहा स्काई में, तो उसे हम कहते हैं न्यू मून नाइट या अमावस्या। तो अमावस्या वाले दिन जब आप आसमान में देखेंगे रात को, तो आपको जो तारे हैं वो ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा भरे हुए, ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएंगे, क्योंकि उस दिन आपको रात को मून लाइट नज़र नहीं आएगी। Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. आपने कभी सोचा है कि जितनी भी चीज़ें हम रात को देख पाते हैं, स्काई में मून है, स्टार्स हैं, वो हम दिन में क्यों नहीं दिखती हमें, हम क्यों नहीं देख पाते? वो इसीलिए नहीं देख पाते क्योंकि उस वक्त दिन की में जो सूरज की तेज़ रोशनी होती है वो हमारी आंखों को अलाउ ही नहीं करते कि हम उन चीज़ों को देखें। The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. जितनी भी हमें आकाश में जो चीज़ें नज़र आती हैं चमकती हुई, चाहे वो सूरज है, चाहे चांद है, चाहे कोई और ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें हम कहते हैं celestial bodies. Some celestial bodies are very big and hot. They are made up of gases. They have their own heat and light which they emit in large amount. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. तो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी हैं जिनकी अब वो जो बहुत बड़ी होते हैं और जो बहुत हॉट होते हैं, जिनके पास इतनी ज़्यादा गैसेस होती हैं कि वो गैसेस दिन रात जलती रहती हैं और यही गैसेस के जलने की वजह से उनको हीट और लाइट मिलती रहती है। तो इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम कहते हैं स्टार्स। और सन भी हमारा एक स्टार ही है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, बट वी डू नॉट फील देयर हीट एंड लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फॉर फ्रॉम अस। तो जैसे एक स्टार हमारा सन है, उसी तरह और भी बहुत सारे स्टार हैं आकाश में, लेकिन क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं इसलिए वो हमें बहुत छोटे नज़र आते हैं और हम उनकी हीट को भी फील नहीं कर पाते हैं। लेट्स डू, यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है आपके लिए। यू विल नीड अ टॉर्च, वन शीट ऑफ प्लेन पेपर, पेंसिल एंड अ निडल। आपको एक टॉर्च चाहिए, एक प्लेन शीट चाहिए पेपर की और एक पेंसिल, साथ ही एक निडल। अब मैं स्टेप्स बताती हूँ इसको आपको कैसे करने हैं ये सब। Place the torch in the center of the paper with its glass front touching the paper. Now draw a circle around the torch. Perforate the paper with the needle within the circled area. Now place the perforated circle part of the paper on the glass front and wrap the paper around the torch with a rubber band. Take care that the switch of the torch is not covered. In a dark room, stand at some distance facing a plain wall. Switch off all other lights. Now flash the torchlight on the wall. You will see numerous dots of light on the wall, like stars shine in the night. Switch on all the lights of the room
all dots of lights will be almost invisible. You may now compare the situation with which what happens to the bright objects of the night sky after the sun rises in the morning. तो अब आपके लिए एक्टिविटी है कि आपको एक प्लेन पेपर लेना है, उस पर आपने टॉर्च रखना है, टॉर्च जिस तरफ से उसकी लाइट आती है उस साइड से आपने पेपर के ऊपर रखना है और उस पर पेंसिल से एक सर्कल ड्रॉ कर लेना उसी उतनी ही शेप का जितने कि आपका टॉर्च का फेस है, ठीक है। उसके बाद आपने एक सुई लेनी है और उससे छोटे छोटे उसमें छेद कर देने हैं पेपर में। अब जहाँ पर आपने छेद किए हैं एग्जैक्ट वही आपने पेपर लेकर टॉर्च के ऊपर रबर बैंड की सहायता से उसको टाइटली पैक कर देना है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो टॉर्च का जो बटन है स्विच ऑन ऑफ करने वाला उसको आपने कवर नहीं करना है। अब आपने एक अंधेरे कमरे में जाना है, वहाँ की सारी लाइट्स सारे स्विच ऑफ करने के बाद आपने सिर्फ टॉर्च की लाइट ऑन करनी है और उस टॉर्च की लाइट को आपने एक प्लेन वॉल की तरफ पॉइंट आउट करना है, जिससे आपको नज़र आएगा उस वॉल पर बहुत सारे छोटे 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 स्टार्स जैसे नज़र आएंगे आपको। उसके बाद जैसे देखेंगे आपके यहाँ आपके सामने नाइट स्काई आ गया है, आपने कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर देनी है। जब कमरे की लाइट्स ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी टॉर्च की लाइट है और जिसकी वजह से आपको स्टार्स नज़र आ रहे थे वो वॉल के ऊपर, वो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गए। तो इससे देखने के बाद आपको पता लगेगा कि किस तरह से दिन में सूरज की रोशनी आने के बाद हमें जो नाइट स्काई के जो स्टार्स हैं वो नज़र नहीं आते हैं। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. तो आपने देखा जब हम किसी चीज़ को बहुत दूर से देखते हैं तो वो हमें छोटी नज़र आती है। ये आपने कई बार देखा भी होगा आकाश में कि जब हम एरोप्लेन को देखते हैं जो कि एक्चुअल में बहुत बड़ा होता है, लेकिन जब उसे आकाश में उड़ते हुए देखते हैं तो वो हमें छोटा सा नज़र आता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। तो जब आप रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको बहुत सारे स्टार्स की एक शेप सी नज़र आती है। इन शेप्स को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। उर्सा मेजर एंड बिग बियर इज़ वन सच कॉन्स्टिलेशंस। उर्सा मेजर और बिग बियर इनमें से कॉन्स्टिलेशंस ही हैं। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज़ द सप्तऋषि, सप्त सेवन ऋषि सेगाज। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन। तो इसमें सबसे इजीली हमें जो आसानी से नज़र आते हैं कॉन्स्टिलेशन वो है सप्तऋषि तारामंडल और ये उर्सा मेजर का ही एक हिस्सा है। आस्क समवन एल्डर टू इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। तो अपने घर में आप किसी बड़े से कहिए कि वो आपको और कॉन्स्टिलेशंस दिखाएं आकाश में रात को। In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. तो एंशियंट टाइम में जब रात को ट्रैवलिंग करते थे इंसान तो वो इन्हीं तारों की सहायता से डायरेक्शन का पता लगाते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इट ऑलवेज रिमेन इन द same position in the sky. We can locate the position of the pole star with the help of the Saptarishi. Look at the figure 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole stars. तो जो पोल स्टार है, नॉर्थ स्टार है, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, जिसकी सहायता से रात को लोग इजीली ट्रैवलिंग कर पाते थे और इजीली अपने डायरेक्शन का पता लगा पाते थे। और जैसे हम देख रहे हैं इस एक फिगर में जो 1.1 फिगर है, इसमें सप्तऋषि तारामंडल दिखाया गया है। उनके जो लास्ट के जो 2 स्टार्स है, अगर हम उसके सीधी में एक लाइन डालें तो वो सीधा नॉर्थ स्टार की तरफ इंडिकेट करती है। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the stars. बहुत सारी celestial bodies होती हैं जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है, जो स्टार से लाइट लेकर खुद चमकती हैं। Such bodies are called planets. इन्हें हम planets कहते हैं। The word planet comes from the Greek word planetae, which means wanderers. जो ये प्लैनेट वर्ड है ये ग्रीक के वर्ड प्लेंटी से बना है, जिसका नाम मतलब होता है वेंडरर्स, यानी कि घुमक्कड़ू या घूमने वाले। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट। जो हमारी धरती है वो भी एक प्लैनेट है जो कि सूरज के चारों तरफ घूमती रहती है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ आर नियरेस्ट स्टार। तो हमारा सबसे ज़्यादा नियरेस्ट स्टार सन है, जैसा कि हम जानते हैं, और सन से ही हमें हीट और लाइट मिलती है। इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज अ मून। अगर हम कभी चाँद पर जाकर देखें कि हमारी धरती सचमुच चमकती है या नहीं, तो जैसे चाँद चमकता हुआ नज़र आता है हमें धरती से, अगर हम चाँद पर जाकर देखेंगे तो धरती भी हमें चाँद की तरह चमकती हुई ही नज़र आएगी। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। और जो मून है वो एक सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट। ये हमारी धरती का एक हिस्सा है जो हमारी धरती के चारों तरफ घूमता रहता है। लाइक आवर अर्थ देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स
that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. तो जैसे हमारी धरती सन के चारों तरफ घूमती है और एक प्लैनेट है, उसी तरह हमारे इस सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स और भी हैं जो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं और उनके अपने अलग मून्स भी हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है, इसे हम पढ़ लेते हैं। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस 3 एक ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके चारों तरफ एक रिंग्स है। दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिज। दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। इन रिंग्स को हम ज़मीन से भी देख सकते हैं, अपनी अर्थ से भी देख सकते हैं टेलीस्कोप की मदद से। अगला है हमारा डू यू नो। सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज़ द सन गॉड। सोल जो वर्ड है वो रोमन मैथोलॉजी में सन गॉड के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन। सोलर का मतलब ही वहाँ कहा जाता है कि जो सूरज से संबंधित है। द फैमिली ऑफ द सन इज़ देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। और इसीलिए जो सूरज की फैमिली है उसे सोलर सिस्टम कहा जाता है। राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन। तो सोलर वर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप जितने और वर्ड लिख सकते हैं अपने आप से वो लिख लीजिए। वर्ड ऑरिजिन। Many words used in a language may have been taken from some other languages. जब भी हम किसी एक लैंग्वेज में कोई वर्ड पढ़ते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो वर्ड उसी लैंग्वेज का हो सकता है उसका जो ओरिजिन है वो किसी और लैंग्वेज से हुआ हो। जोग्राफी फॉर एग्जाम्पल इज़ एन इंग्लिश वर्ड। जोग्राफी जैसे कि हम कह सकते हैं कि इंग्लिश का वर्ड है। इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक। और इसकी जो शुरुआत हुई है, जो इसका ओरिजिन हुआ है वो ग्रीक से हुआ है। विच रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, जिसका मतलब है कि हम अर्थ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इट इज़ मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। ये 2 ग्रीक के वर्ड से बना हुआ है। GE मीन्स अर्थ एंड ग्राफिया मीनिंग राइटिंग, यानी कि गी और अर्थ। गी मीन्स अर्थ और ग्राफिया मीन्स राइटिंग, यानी कि धरती के बारे में लिखना। फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ। हम धरती के बारे में और पढ़ते हैं, जैसे जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ, जियोमेट्री यानी मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, और जियोइड यानी कि रिजेंबलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट हमारा आता है डू यू नो अगेन। ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई। दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। तो इंसानों को हमेशा से ये क्रेज़ रहा है आसमान की तरफ देखने का, उसके बारे में जानने का, और जो इन सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, इनके मूवमेंट को पढ़ते हैं, उन्हें हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। आर्यभट्टा वाज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया के एक बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर रहे हैं आर्यभट्टा जी। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। और आज के समय में पूरी दुनिया के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो पूरे सितारों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं और इस जानकारी को इकट्ठा करते रहते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम के बारे में अपने। द सोलर सिस्टम, द सन, 8 प्लैनेट्स, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids form a solar system। तो हमारे सोलर सिस्टम में कई चीज़ें आती हैं, जैसे हमारे सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे एस्ट्रॉइड्स और मीटेरॉइड्स। इन सब से मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बना है। वी ऑफन कॉल्ड इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। तो हम इसे सोलर फैमिली के नाम से भी जानते हैं, या सोलर फैमिली भी हम इसे कहते हैं, जिसका हेड जो है वो हमारा सन है। तो सबसे पहले हम सन के बारे में ही पढ़ते हैं। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। द सन इज़ द ultimate source of heat and light for the solar system, but that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. तो जैसे कि हमने बताया है कि जो सन है वो सोलर सिस्टम का जो हेड है, तो वो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे सेंटर में है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट गैसेस हैं, जिसकी वजह से ये पूरे सोलर सिस्टम को हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। तो जो सन है वो हमारे लिए लाइट और हीट का एक बहुत अच्छा सोर्स है, लेकिन हम उसकी जो ट्रीमेंडस हीट है, जो एक्सट्रीम हीट है, हम उसको फील नहीं करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात भी है क्योंकि ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। ये हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, तो जिसकी वजह से अर्थ पर आज के वक्त में जो जितने भी लिविंग बींग्स है, जो जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो रह पा रहे, क्योंकि एक्सट्रीम हीट की वजह से हम हो सकता है ये प्लैनेट ख़त्म ही हो जाता। नेक्स्ट हमारा आता है प्लैनेट। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है, जैसे कि आप जानते ही हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर
distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. An easy way to memorize the names of the planets in order of their distance from the sun is my very efficient mother just served us nuts. तो इसमें हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो किसी न किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है और इससे आप इन प्लैनेट्स को ऑर्डर वाइज याद कर सकते हैं. ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ. जैसा कि आप जानते हैं जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और एक फिक्स्ड पाथ पर रिवॉल्व करते हैं. दीज पाथ्स आर इलोगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स. तो जो ये पाथ है इनका फिक्स है और इस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट. Mercury is nearest to the sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. अब क्योंकि हम जानते हैं मर्क्यूरी सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, तो उससे सिर्फ 88 डेज लगते हैं अपना एक सर्कल या अपनी एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में. Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of the Earth. Venus है जो उसे हम कहते हैं कि वो धरती का ट्विंस है क्योंकि उसकी जो शेप है वो धरती से जो बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, जो उसका साइज़ है वो भी धरती से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है. Till recently, Pluto was also considered a planet. अब क्योंकि हमने अगस्त 2006 में प्लूटो को भी एक प्लैनेट ही मान लिया है. However, in a meeting of the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects discovered in recent past, may be called dwarf planets. जबकि ये मीटिंग हुई थी एक, उसमें एस्ट्रोनॉमी जितने भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसमें एस्ट्रोनॉमर्स ने अपनी एक मीटिंग की थी. उन्होंने कहा था कि जितने भी ये नए प्लैनेट्स हमें मिले हैं उन्हें हम ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से अगर जानें तो ज़्यादा सही रहेगा. नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है द अर्थ. द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. जो अर्थ है हमारी जो धरती है वो सन से जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें थर्ड नंबर पर आती है. इन साइज़ इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. और साइज़ वाइज अगर हम देखें तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स. दैट इज़ वाई द शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ ज्योइड. ज्योइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप. तो जो इसकी शेप है उसे हम बिल्कुल सर्कुलर नहीं कहेंगे. जो इनकी शेप और स्फेरिकल शेप है थोड़ी सी, और जो पोल्स में दोनों पोल्स से थोड़ी सी दबी हुई है, थोड़ी सी फ्लैटन है. इसी से इनका जो नाम है वही पड़ा है ज्योइड, जिसका मतलब होता है कि अर्थ की तरह की शेप. कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ. जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे इस वक्त सोलर सिस्टम में उसमें सिर्फ अर्थ ही वो प्लैनेट है जहाँ पर कि जीवन है. और क्योंकि वो इसीलिए संभव है क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो लाइफ को के फेवर में है या इस तरह की कंडीशंस हैं कि जिनमें ज़िंदगी जन्म ले सके. द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. क्योंकि ज़मीन जो हमारी धरती है वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है और प्लैनेट्स की तरह. इट हैज़ वाटर एंड एयर. साथ ही यहाँ पर पानी भी है और हवा भी है जो कि हमारे लिए एसेंशियल है. विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आर सर्वाइवल. ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है. द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन. और इसके अलावा जो हवा है पृथ्वी पर वो उसमें ऑक्सीजन भी काफ़ी मात्रा में है जो कि हमें जीवन देती है. बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. और इन्हीं सारे रीजन्स की वजह से, इन्हीं सारे कारणों की वजह से जो अर्थ है वो एक बहुत ही यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, क्योंकि यहीं पर सिर्फ जीवन पाया जाता है. From the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. जब हम इसे आउटर स्पेस से देखते हैं तो जो हमारी धरती है, जो हमारी पृथ्वी है, वो ब्लू कलर की नज़र आती है क्योंकि यहाँ पर 2/3 जो सरफेस है हमारी पृथ्वी का वो वाटर से कवर है. यहाँ पर समंदर है जिसकी वजह से आसमान से देखने पर ये ब्लू कलर की नज़र आती है और इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है द मून. Our Earth has only one satellite, that is the moon. हमारी पृथ्वी का सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जो कि मून है. Its diameter is only 1/4 that of the Earth. तो हमारी पृथ्वी के 1/4 ही इसका डायमीटर है, इतना छोटा है ये हमसे. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. लेकिन फिर भी हमें ये इतना बड़ा इसलिए नज़र आता है क्योंकि बाकी सेलेस्टियल बॉडीज़ के कंपैरिजन में हमारी पृथ्वी के बहुत ज़्यादा नज़दीक है. It is about 3,84,000
400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, ये हमसे सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर दूर ही है, तो इसलिए ये हमें इतना बड़ा नज़र आता है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। अब आपको हमने पहले ही बताया था कि अर्थ का और सन का कितना डिस्टेंस है, और अब हमने आपको बताया कि अर्थ का और मून का कितना डिस्टेंस है, तो इसी से आपको पता लग जाएगा कि सन हमें इतनी दूर से इतना छोटा नज़र क्यों आता है और चांद हमें इतना बड़ा क्यों नज़र आता है। The moon moves around the earth in about 27 days. It takes exactly the same time to complete one spin. तो जो ये मून है, क्योंकि हमारा सैटेलाइट है, तो जो सैटेलाइट होते हैं वो अपने प्लेनेट के चारों तरफ घूमते हैं, तो जो मून है वो हमारे प्लेनेट के चारों तरफ घूमता है और ये 27 डेज़ लेता है अपना एक स्पिन पूरा करने में। तो जो इसका ये टाइम है 27 डेज़, वो एग्जैक्ट हमेशा 27 डेज़ ही रहता है। एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, इसीलिए हम मून का सिर्फ एक ही साइड हमेशा अर्थ से देख पाते हैं। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फॉर फेवरेबल फॉर लाइफ। अब क्योंकि मून पर ऐसी कंडीशंस नहीं हैं कि वहाँ पर जीवन जन्म ले सके। इट हैज़ नीदर वाटर नोर एयर, क्योंकि ना वहाँ पर पानी है और ना ही वहाँ पर एयर है। इट हैज़ माउंटेन्स, वहाँ पर बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हैं। प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस, और वहाँ पर बहुत कुछ प्लेन एरियाज़ भी हैं, और उन प्लेन एरियाज़ में बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डीप पैचेस भी हैं। These cast shadows on the moon surface. Look at the full moon and observe these shadows. तो जब आप रात को जब फुल मून होता है, जब आप देखते हैं, तो जो उसमें आपको ब्लैक स्पॉट्स नज़र आते हैं वो इन्हीं बड़े बड़े गड्ढों की वजह से नज़र आते हैं। इसके बाद आता है हमारा डू यू नो। लाइट ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो लाइट है वो एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर के हिसाब से ट्रेवल करती है। येट इवन विद this speed the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth। और इतनी ज़्यादा स्पीड होने के बावजूद भी अर्थ तक सनलाइट को पहुंचने में 8 मिनट्स लगते हैं। नेक्स्ट हमारा है इंटरेस्टिंग फैक्ट। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969। फाइंड आउट वेदर एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन द मून। तो जो फर्स्ट इंसान थे जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को पहली बार चांद पर अपना कदम रखा था। तो अब आप पता कीजिए कि कोई ऐसा है इंडिया की तरफ से जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था। नेक्स्ट हमारा आता है सैटेलाइट। अ सैटेलाइट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन। तो सैटेलाइट वो होती है जो प्लैनेट के चारों तरफ उसी तरह से घूमती है जैसे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं। अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट, इंसान के द्वारा निर्मित सैटेलाइट्स। अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी, ये एक आर्टिफिशियल चीज़ होती है, आर्टिफिशियल कहीं मशीन होती है। इट इज़ डिज़ाइंड बाय साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशन। ये इस तरह की मशीनें होती हैं जो साइंटिस्ट बनाते हैं, या तो ये यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं या फिर कम्युनिकेशन के डिवाइस की तरह ये काम में आती हैं। इट इज़ कैरिड बाय अ रॉकेट एंड प्लेस्ड ऑन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। इसे एक रॉकेट में ले जाया जाता है और ये जो अर्थ की ऑर्बिट है उस पर इन सैटेलाइट को प्लेस कर देते हैं। सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर इनसेट, इर्स, एडुसेट एट्सेट्रा। ये कुछ सैटेलाइट्स हैं इंडिया की जो कि स्पेस में काम कर रही हैं। What do animals and plants require in order to grow and survive? यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें पूछा गया है कि एनिमल्स को और प्लांट्स को किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट हमारा आता है एस्ट्रॉइड्स। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज़ विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। प्लैनेट्स, स्टार्स और सैटेलाइट्स के अलावा कुछ और छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं या उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं।
दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स, इन्हें हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ये जो मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट है उनके बीच में ये हमें देखने को मिलते हैं, जो कि फिगर 1.2 में दिखाए गए हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक, तो जो साइंटिस्ट है वो यही कहते हैं कि ये प्लैनेट का ही पार्ट हैं जो कि हज़ारों हज़ार साल पहले टूट कर बाहर निकल गए और उन्होंने उस ऑर्बिट में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। Meteoroids, the small pieces of rocks which move around the sun are called meteoroids. सन के चारों तरफ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो होते हैं वो जो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम कहते हैं meteoroids. Sometimes these meteoroids come near the earth and tend to drop upon it. कई बार ये धरती के बहुत ज़्यादा नज़दीक आते हैं और लगता है जैसे धरती से टकरा जाएंगे. During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn. और धरती के जो एटमॉस्फेयर में आने के बाद इनकी स्पीड बढ़ जाती है और जो फ्रिक्शन की वजह से, एयर की वजह से इनमें आग लग जाती है. इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और इनमें एक तरह की रोशनी पैदा होने लगती है उस आग की वजह से. समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न्ड फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिएट अ हॉलो, और कई बार ये जब पूरी तरह से नहीं जल पाते और धरती से टकरा जाते हैं तो वहाँ पर ये एक गड्ढा बना देते हैं. डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट? कभी आपने देखा है कि आसमान में आपको जब बहुत ज़्यादा अच्छी स्टारी नाइट हो तो उस वक्त आपको एक पूरा वाइट कलर का बैंड नज़र आता है कि बहुत सारे स्टार्स जैसे एक जगह इकट्ठे हो गए हैं. इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स, ये मिलियन स्टार्स का एक पूरा गुच्छा होता है. दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है जो आपको फिगर 1.6 में दिखाई गई है. आर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इसी गैलेक्सी का एक हिस्सा है. इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन्ड टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई. जो हमारा एंशियंट इंडिया है वह है जो हमारा कल्चर है उसमें पहले कहा जाता था कि जो ये एक जो लाइट हमें रात को नज़र आती है ये रोशनी की नदी है जो कि आसमान में बहती है. दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, इसीलिए हम इसे आकाश गंगा के नाम से भी जानते हैं. अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज. जो गैलेक्सी होते हैं इसमें बिलियन स्टार्स होते हैं और बिलियंस ही इसमें क्लाउड्स होते हैं डस्ट के और गैसेस के. देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक अ यूनिवर्स, और इस तरह की मिलियन गैलेक्सीज हैं जिनसे हमारा यूनिवर्स बना है. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़, तो इसलिए हमारे लिए इमेजिन करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि ये जो हमारा यूनिवर्स है वो कितना बड़ा हो सकता है. साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, जो हमारे साइंटिस्ट है वो अभी भी इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं. वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स. ये क्योंकि बहुत बड़ा है यूनिवर्स फिर भी हम इससे बिलोंग करते हैं. कैन यू रिलेट योर सेल्फ विद द यूनिवर्स नाउ, क्या आप अपने आप को अभी यूनिवर्स का रिलेट कर सकते हैं? यू आर ऑन द अर्थ एंड द अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, आप अभी अर्थ पे हैं और अर्थ इस सोलर सिस्टम का ही एक हिस्सा है. और सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, और जो हमारी अर्थ है जो हमारा सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे का यानी कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का एक हिस्सा है जो कि यूनिवर्स में है, जो कि यूनिवर्स का एक हिस्सा है. थिंक अबाउट द यूनिवर्स, अब यूनिवर्स के बारे में सोचिए ज़रा. एंड द फैक्ट दैट इट कंटेन्स मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज, और हम सोचते हैं कि जो ये मिल्की वे है इस तरह की कितनी सारी मिल्की वेज हैं, मिलियंस मिल्की वेज हैं जो इस यूनिवर्स को क्रिएट करती है. हाउ डू यू फिट इन द पिक्चर, अब आप सोचिए कि इस पिक्चर में इतने बड़े यूनिवर्स में आप खुद को कहाँ फिट करते हैं. कितना मतलब एक छोटे सा पार्ट है हम मिल्की वे का या एक छोटा सा पार्ट है हम इस यूनिवर्स का, लेकिन फिर भी हम इस यूनिवर्स से बिलोंग ज़रूर करते हैं. और इसी इमेजिनेशन के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए प्लीज़. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.